जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारी पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम पीवाईक्यू लाने वाले हैं वो हमारा पॉलिटी। एक पार्ट हम डाल चुके हैं, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या कह रहा है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 1, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट enjoys freedom of speech in parliament as a parliamentary privilege protected by the constitution। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है किसी भी एमपीज को कि वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, और उनको वो बोलने के लिए या कोई वोट डालने के लिए पार्लियामेंट के अंदर उनके ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा या कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ये आर्टिकल 368 में हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। फिर अगला क्वेश्चन, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को नहीं मिलता। तो जरा पहले देखते हैं पहला कौन सा है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल आपको आर्टिकल 19(1) के अंदर देखने को मिल जाता है। राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसको हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, यानी कि दूसरे आर्टिकल में डाल दिया गया। तो अब ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में नहीं है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट भी नहीं है। तो यही होगा हमारा आंसर। बाकी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी फंडामेंटल राइट ही है 19(1) के अंदर ही। और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना भी 19(1) के अंदर ही हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने बताया था आर्टिकल 368 में ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर ही लिखा है। द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स इन इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमेशा आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हाफ ऑफ द स्टेट से मंजूरी चाहिए होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जिनसे फेडरल स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। अगर उनको बदलाव किया जाता है, तो जब उनके अंदर बदलाव किया जाएगा ऐसे किसी प्रोविजन को जिससे फेडरल स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ सकता है, तो तब आपको स्टेट्स की मंजूरी भी चाहिए होती है, हाफ स्टेट्स की। तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इसका आंसर होगा ए ओनली। फिर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस इन राइटिंग और एड्रेस टू, मतलब किसको इस्तीफा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो स्पीकर इस्तीफा देते हैं वो हमारे डिप्टी स्पीकर को देते हैं, और जो डिप्टी स्पीकर इस्तीफा देंगे वो हमारे स्पीकर को देते हैं। तो ये किस किस को इस्तीफा देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देते हैं, और प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, consider the following statement. The Constitution of India empowers the Parliament to form new states and to alter the areas, boundaries, names of existing states by passing a resolution of simple majority। तो ये इतना कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को कि कोई नई स्टेट्स बना दे, किसी स्टेट का एरिया कम ज़्यादा कर दे, बाउंड्री बढ़ा दे या कम कर दे, नाम बदल दे किसी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन ऑफ सिंपल मेजोरिटी। क्या सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है? बिल्कुल, सिंपल मेजोरिटी से ही करते हैं। तो यही पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पता है, ये हमें दे रखा है, लेकिन अब इसको रिवोक कर दिया गया है, तो अब देखने को नहीं मिलता। ये पुराने पीवाईक्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। फिर ये हमारा शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको बार बार देखने को मिलेगा ही शेड्यूल से। तो इसमें आपको 12 के 12 शेड्यूल ध्यान रखने हैं, और किस बारे में है वो ध्यान रखने होते हैं। और इसके लिए ट्रिक भी मैंने बता रखी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उसको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जरा देखते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है 8th शेड्यूल की। 8th शेड्यूल में मेनली हमें ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, तो करेक्ट ही लिखा है यहाँ पे। फिर 2nd शेड्यूल,
सेकंड शेड्यूल में क्या होता है, जैसे फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन एंड टेरिटरी, सेकंड शेड्यूल में सैलरीज वगैरह लिखी होती हैं, तीसरे शेड्यूल में ओथ वगैरह लिखी होती है, शपथ। तो ये तो इनकरेक्ट है, ये तो थर्ड में लिखा होता है, तो यही हमारा इनकरेक्ट होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बेसिकली 73rd अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहा है कि क्या कौन सी बातें सही है। तो पहला, प्रोवाइड्स अ 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत इन विलेज, इंटरमीडिएटरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये तीनों सही है, इन तीनों लेवल पे हमें पंचायत देखने को मिलती है किसी भी स्टेट में। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड वुमेन, तीनों की देखने को रिजर्वेशन देखने को मिलती है और सारे टीयर्स पे देखने को मिल जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर इलेक्शन ऑफ द पंचायत अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, मैंने बता रखा है कि जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो हमारा हर राज्य का अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे ही हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ 11th शेड्यूल, 11वां शेड्यूल पंचायत को लेके ही डाला गया था, तो इसका आंसर सी होगा, ऑल 4 आर करेक्ट। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बार बार पूछ लिया जाता है, और फंडामेंटल राइट, DPSP ड्यूटी सब में पूछा जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ ठीक है, ड्यूटी पूछ रखी है, तो देखते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट रखेंगे, ये भी सही है। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि टू रेंडर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, इंडिया में ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, कंपलसरी मिलिट्री वाला सिस्टम इंडिया में नहीं है, तो यही हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है और यही होगा हमारा आंसर। अब विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी जो बेसिक फीचर वाला जो डॉक्ट्रिन है, जो कॉन्सेप्ट है, ये केशवानंद भारती केस से हमें देखने को मिल जाता है। उसमें ही कोर्ट समय समय पर बता रखा है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है और क्या नहीं होता है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं होता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल होता है, फेडरलिज्म बिल्कुल होता है। वैसे फंडामेंटल राइट्स भी टेक्निकली नहीं होता है, क्योंकि उसी केस के अंदर ही उन्होंने बोला था कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, बशर्ते कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अवॉइड ना कर रहे हो। तो जो फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होते उनको अमेंड किया जा सकता है, और कुछ फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी होते हैं, उनको अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं है। द अनक्वेश्चनड राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि आप कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दोगे और कोई पूछेगा नहीं, तो बिल्कुल ये इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। यही बेसिक स्ट्रक्चर यही तो है कि आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उनको आप बदल नहीं सकते, चाहे जितनी ही मेजोरिटी क्यों ना आ जाए। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन फिर से शेड्यूल से। अभी मैंने बताया था कि 7th शेड्यूल हमारा क्या था, जैसे 8th शेड्यूल हमारा लैंग्वेजेस था, 7th शेड्यूल हमारा लिस्ट के बारे में था, यूनियन, स्टेट, करेंट लिस्ट। तो देखते हैं कि इसमें प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यही हमारा आंसर होगा बी। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अभी पूछ रहा है कैसे इशू कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन, तो क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, या सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, या अपनी मर्जी से, या फिर जब तक उन्हें जो यूनियन कैबिनेट है वो लिखित में ना देते तब तक वो इमरजेंसी नहीं लगा सकते। तो ये हमें पता है, इसका आंसर डी ही होगा। ये जब इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही हमने इमरजेंसी लगा दी थी, इमरजेंसी, फिर उसी के बाद जब उनकी सरकार हटी थी तो दूसरी सरकार ने ये कोशिश करी थी कि इमरजेंसी लगाना इतना आसान ना हो, तो उन्होंने ये प्रोविजन डाला था कि जब तक लिखित में नहीं आएगा तब तक आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। फिर जॉइंट सीटिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू, किस लिए होती है जॉइंट सीटिंग पार्लियामेंट की। देखते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अगर कोई बिल आता है तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है जॉइंट सीटिंग करना। फिर कंसीडर एंड
पास अ बिल विच टू हाउसेज डिसएग्री, ठीक है, यहाँ डिसएग्री होगा, ठीक है। तो यही होगा आंसर, जब किसी बिल पे दोनों हाउस डिसएग्री करते हैं तब जॉइंट सिटिंग लाई जाती है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, फिर से देखने को मिल रहा है। अब वापस देखते हैं, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल, करेक्ट। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी हमारी करेक्ट है, फर्स्ट और सेकेंड ही, और इससे ही हमारा आंसर भी आ जाता है ये 1 और 2 से ही। ये तो हमारा डीपीएसपी है, जो ये थर्ड पॉइंट है ना, ये आपको डीपीएसपी देखने को मिलेगा, और ये भी हमारा डीपीएसपी ही देखने को मिलता है हमें, ठीक है। 3 नंबर से आगे अगला, अब ये पूछ रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है, सबको पता है कि उसके चेयरमैन हमारे B.R. अम्बेडकर ही थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो ड्राफ्ट कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड एवरी ईयर, इनकरेक्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं इलेक्ट होता है, राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना जाएगा वो अपने आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है राज्यसभा का, ऐसे अलग से चुनाव नहीं होता प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द टर्म ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, मैंने अभी बोला प्रिसाइडिंग ऑफिसर का चुनाव होता ही नहीं है। फिर ये भी सेम बात लिखिए, 6 साल के लिए नहीं, 6 साल के लिए जो चुना जाते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म होता है, राज्यसभा का टर्म नहीं होता। फिर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा, इसी सवाल था। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल इट्स सिटीजन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से जो फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मिल रखा है उसमें से कौन सी बात गलत है इसमें से। इट गिव्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन, बिल्कुल सही, सबको आज़ादी मिलती है किसी भी धर्म को मानने की, प्रचार करने की, उसकी पद्धतियाँ फॉलो करने की, तो ये करेक्ट है। इट गिव्स फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, तो ये भी करेक्ट है, वो अपना इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। द राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ के लिए अगर स्टेट चाहे तो रोक लगाना चाहे किसी राइट टू रिलीजन पर तो लगा सकती है। फिर द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट्स दिस राइट ऑफ सिटीजन, बिल्कुल नहीं, स्टेट बना सकता है ऐसा लॉ इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, अगर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बात आती है तो चाहे तो वो लॉज बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, यही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर ये बेसिकली हमारा आर्टिकल 21 के बारे में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस, बिल्कुल ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं, सभी के मिलता है ये। इट कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, बिल्कुल सही, अपनी मन मर्जी से कोई एक्शन ना ले तो उनसे प्रोटेक्ट करता है। इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, बिल्कुल करेक्ट है, ये में देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। इट कैन बी टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 21 में यही देखने को मिला होता है कि जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है अगर ली जाएगी तो सिर्फ वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से के थ्रू ही होगा, तो इसका आंसर सी ही देखने को मिलेगा, ऑल। फिर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, आपको हमको चेक करना है कि पहले दोनों सही है कि नहीं, अगर दोनों सही हैं तो जो सेकंड स्टेटमेंट 2 है जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट 1 को या नहीं। तो पहला, कोलिशन इन इंडिया इज ऑलवेज अ पोस्ट पोल फिनोमिना, मतलब जो कोलिशन है वो हमेशा चुनाव होने के बाद ही गठबंधन बनने लगे, कोई पहले नहीं बनते, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत बार जो कोलिशन है इलेक्शन से पहले ही बना लिए जाते हैं, उनके अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि ये कोलिशन पार्टनर इतनी सीटों पर लड़ेगा, ये पार्टनर इतनी सीटों पर लगेगा, ये बहुत बार हमें राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी हमें देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो हमारा आंसर ही आ जाता है, डी आंसर है, क्योंकि इसी में ही सिर्फ स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, बाकी तीनों में स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखने की भी जरूरत नहीं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, मतलब बेसिकली अगर गवर्नर के पास कोई बिल आ रहा है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो पूछ रहे हैं।
तो पहला, विद होल्ड द असेंट टू अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो गवर्नर के पास मेजरली 4 ही ऑप्शन होते हैं। पहला वो हाँ बोल सकता है, दूसरा वो मना कर सकता है, तीसरा वो प्रेसिडेंट के लिए बचा रिजर्व कर सकता है बिल, ताकि प्रेसिडेंट से रजामंदी चाहिए उस बिल के लिए, या फिर वो वापस भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए, यानी कि दोबारा सोचने के लिए। लेकिन वो मनी बिल को नहीं वापस भेज सकता, बस ये ध्यान रखना। तो पहला, विद होल्ड हिज असेंट, यानी कि मना कर सकता है, करेक्ट। रिजर्व द बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट। रिटर्न द बिल अदर देन मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तीनों ही ऑप्शन सही है और इसका आंसर डी ही देखने को मिलता है हमें। फिर अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? द प्रेस इन डेमोक्रेसी मस्ट, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें प्रेस, जो डेमोक्रेसी के अंदर एक प्रेस होती है उसका क्या रोल होता है, उसके बारे में पूछ रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि वो फ्री और इम्पार्शियल होनी चाहिए, और यही इसका आंसर है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर एक मीडिया को एक फ्री और इम्पार्शियल तरीके से रहना चाहिए। ना तो सरकार को अननेसेसरीली फेवर करना चाहिए और ना ही अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चनिंग वगैरह वो सब ये इसका पार्ट ही रहता है, फ्री और इम्पार्शियलिटी का ही। और उसके बाकी सारी चीज़ें कमिटेड टू द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार बोलेगी वही दिखाना है, या फिर हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार की गवर्नमेंट को हाईलाइट करना बिना क्रिटिसाइज किए उसकी पॉलिसीज को, या फिर उसकी पॉलिसीज सारी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या होगा, बी फ्री एंड इम्पार्शियल। Which one of the following has the right to speak and otherwise take part in the proceedings of the either House of Parliament, to be a member of any parliamentary committee, but it is not entitled to vote? हमें पता है ये जो स्पेशल पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ये हमारे अटॉर्नी जनरल को मिलती है कि वो पार्लियामेंट के डिबेट्स का हिस्सा बन सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं, बस वो वोट नहीं डाल सकते क्योंकि वो उस हाउस के मेंबर नहीं है। तो ये इसका आंसर अटॉर्नी जनरल ही होगा। फिर अब यहाँ पे है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए कौन वोट डालता है? तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल दोनों ही हाउस के मेंबर डालते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि इलेक्टेड डालेंगे नॉमिनेटेड डालेंगे, जो भी हमारी लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर बन चुके हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट डाल सकते हैं। फिर नॉर्मली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड, मतलब किन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है? अब कोई सिर्फ पहला स्टेट में पहले ही ऑप्शन देखे यूनियन लिस्ट, बिल्कुल यूनियन लिस्ट पे तो यूनियन ही बनाएगी, तो पहले ए ऑप्शन मार देगा, लेकिन ए ऑप्शन नहीं बाकी ऑप्शन भी देखने चाहिए। जैसे वो कंकरेंट लिस्ट पे भी बना सकता है, सिर्फ यूनियन पे ही नहीं, वैसे ही स्टेट भी स्टेट लिस्ट और यूनियन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों पे बना सकता है। तो इसका आंसर डी होगा, द यूनियन एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट। Which of the following statements regarding the preamble of the constitution are correct? मतलब preamble के बारे में पूछ रहा है। The preamble is an integral part of the constitution, बिल्कुल ये केशवानंद भारती में ही कहा था कि preamble एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर the word secular and socialist have been part of preamble since its inception, तो ये इनकरेक्ट है। शुरुआत से ये वर्ड हमारे प्रियम्बल के पार्ट नहीं है, इसको इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इसका आंसर है ए, वन ओनली। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी समन्ड? इनमें से किन परिस्थितियों में जॉइंट सेशन को बुलाया जा सकता है? पहला, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल नहीं, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सेशन बुलाया नहीं जा सकता, तो पहला स्टेटमेंट तो पहले ही कट जाएगा, आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, इसलिए फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कट जाता है, यानी कि पास सी और बी बचता है। तो दोनों में आपको 2 और 3 कॉमन है, तो आपको 2 और 3 नहीं भी पता है तब भी आप देख सकते हो कि 2 और 3 सही ही होगा, और वैसे भी सही है। द बिल हैज़ बीन पेंडिंग इन वन हाउस फॉर मोर देन 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग हो तो बुलाया जा सकता है, या फिर दोनों हाउस डिसएग्री कर रहे हैं बिल के ऊपर तो बुलाया जा सकता है। अब लास्ट, व्हेन द बिल इज पास्ड बाय वन हाउस एंड इज रिजेक्टेड बाय द अदर, तो इस परिस्थिति में बुलाया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा बी होगा, 2, 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे PYQ खत्म। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।